साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट आप सभी लगातार देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर। क्लास को शुरू करें इससे पहले आप सभी क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दें। आज चाइल्ड साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको बता दें कि सोहन इंस्टीट्यूट मात्र एक ऐसा संस्थान है जो आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगातार प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा अगर मैं अन्य संस्थानों की बात करूं तो वहां पर आपको विभिन्न भर्तियों की तैयारी देखने को मिलेगी, लेकिन सोहन इंस्टीट्यूट मात्र एक ऐसा संस्थान है जहां पर आपको सिर्फ शिक्षक भर्ती से संबंधित ही प्रैक्टिस सेट आपको लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी सोहन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें और अपने मित्रों में भी क्लास को आप सभी ज़रूर शेयर करें। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह कौन सी मापनी है? ऑप्शन ए में दिया है नामित मापनी, बी ऑप्शन में दिया है क्रम सूचक मापनी, सी ऑप्शन में दिया है अंतराल मापनी और डी ऑप्शन में दिया है आनुपातिक मापनी। देखिए मापन के 4 स्तर दिए हैं स्टीवेंसन साहब ने। चारों देखिए आपके विकल्प में दिए हैं, नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और आनुपातिक मापनी। और आपको बताना है कि वह कौन सी मापनी है या वह कौन सा मापन है जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ जो है परम शून्य आता हो। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें जो है अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ जो है परम शून्य आता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित रहता है? ऑप्शन ए में दिया है 5 मिनट, बी ऑप्शन में दिया है 10 मिनट, ऑप्शन सी में दिया है 15 मिनट और ऑप्शन डी में दिया है 45 मिनट। देखिए यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप जो पाठ योजना बनाए हो इसे पढ़ाने में कितना समय लगता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण का मतलब है पढ़ाना या शिक्षण करना। पाठ योजना को ही शिक्षण बोलते हैं। और देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है सिर्फ शिक्षकों के लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है वह कुल 36 मिनट का होता है और जिसमें शिक्षण जो है 6 मिनट का होता है, जो कि आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण की टाइमिंग यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको ना 6 मिनट दिख रहा है ना 36 मिनट दिख रहा है, अर्थात यह भारतीय प्रतिमान नहीं पूछ रहा है। तो यह कहाँ का प्रतिमान पूछ रहा है? तो देखिए यह पूछ रहा है जहाँ से सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हुई, अर्थात स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिमान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 5 चरण अभी हमने बताया था, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो देखिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो टाइमिंग है उसमें देखिए शिक्षण जो है 5 मिनट का होता है, जो कि आपका उत्तर होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने आपको बताया कि सूक्ष्म शिक्षण में कुल 5 चरण आते हैं, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की टाइमिंग की बात करें तो उसमें देखिए शिक्षण जो है 5 मिनट का होता है, जो कि आपका उत्तर होगा। दूसरा नंबर पर आता है प्रतिपुष्टि, जो कि 10 मिनट की होती है। तीसरे नंबर पर आता है पुनर्योजना। पुनर्योजना की जो टाइमिंग है वह 15 मिनट है। चौथे नंबर पर आता है पुनः शिक्षण, जिसकी टाइमिंग है 5 मिनट। और 5वें नंबर पर आता है पुनः प्रतिपुष्टि, जिसकी टाइमिंग है 10 मिनट। इस प्रकार से अगर देखें तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का जो कुल प्रतिमान है वह 45 मिनट का हो गया। जबकि अगर भारतीय प्रतिमान की बात करें तो जिसमें शिक्षण 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, पुनर्योजना 12 मिनट का, पुनः शिक्षण 6 मिनट का और पुनः प्रतिपुष्टि जो है 6 मिनट की। तो भारतीय प्रतिमान का में जो कुल समय है वह 36 मिनट का होता है। उम्मीद है आपको जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट होगी।
सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 मिनट का। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण की जो टाइमिंग है वह 5 मिनट होती है, जबकि प्रतिपुष्टि अभी हमने बताया 10 मिनट, पुनर्योजना 15 मिनट, पुनः शिक्षण 5 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 10 मिनट। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिमान आपको हमने बताया। चलिए आगे चलेंगे। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण जो है हमारे किस में होता है? ऑप्शन में दिया है इदम में, पराअहम में, अहम में या फिर परिस्थितियों में। देखिए, फ्रायड के अनुसार इदम या इड व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि पराहम की बात करें तो यानी सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। एवं अहम या ईगो की बात करें तो दोनों के मध्य जो है अंतःक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। उम्मीद है आपको जानकारी स्पष्ट होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पराअहम। देखिए, हमने आपको बताया कि फ्रायड के अनुसार इदम या इड जो है व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि सुपर ईगो की बात करें अर्थात पराअहम की बात करें तो सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। और अहम की बात करें या जिसे ईगो आप कहते हैं, यह जो है दोनों के मध्य अंतःक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराअहम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? मौखिक अधिगम सिद्धांत, बी में दिया है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, सी में दिया है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत और डी में दिया है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। चलिए, अंतर्दृष्टि तो नहीं होगा, चिन्ह अधिगम भी टॉलमैन का है, नहीं होगा, और यह भी जो है नहीं होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम का एक और नाम है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यह किसने कहा था? ऑप्शन में दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में दिया है रूसो, सी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर और डी में दिया है फ्रोबेल। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, शिक्षार हेर फेर, जो कि बांग्ला भाषा में थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो इन्हें जो है 1913 में इनकी गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। चलिए, यहाँ आपसे पूछ रहा था सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यह किसने कहा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? ऑप्शन ए में दिया है कोठारी आयोग ने, बी ऑप्शन में दिया है मुदालियर आयोग ने, सी ऑप्शन में दिया है यशपाल समिति ने और डी में दिया है राधा कृष्णन समिति ने। आपको उत्तर करना है कि त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया। देखिए, राधा कृष्णन समिति हमारा उत्तर नहीं होगा, यशपाल समिति भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आपके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, कोठारी आयोग या फिर मुदालियर आयोग। उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, मुदालियर आयोग भी हमारा उत्तर नहीं होगा। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग ने। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आप सभी। त्रिभाषा फार्मूला की बात सबसे पहले कोठारी आयोग ने की थी। इसमें बात कही गई थी कि जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं वहाँ पर बच्चों को पहली भाषा हिंदी पढ़ाई जाएगी, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, तीसरी लैंग्वेज के रूप में जो हमारी 22 राजभाषाएं हैं जो संविधान में शामिल हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। और देखिए, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है,
जहाँ हिंदी जो है उनकी भाषा नहीं है, वहाँ पर पहली लैंग्वेज के रूप में उनकी रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी और थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो यह था त्रिभाषा फार्मूला। आपसे पूछा था कि त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया, तो उत्तर आपका होगा कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। जिला शिक्षा समिति की स्थापना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हुआ था? प्रश्न आप ध्यान से सुनेंगे। जिला शिक्षा समिति की स्थापना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है धारा नंबर 9 के अंतर्गत, बी में दिया है धारा नंबर 10, सी में दिया है धारा नंबर 11 के अंतर्गत और डी में दिया है धारा नंबर 12 के अंतर्गत। आइए बात करते हैं धारा नंबर 10 की। तो देखिए धारा नंबर 10 से जो है स्थापना हुई है जिला शिक्षा समिति की, जबकि धारा नंबर 10A की बात करें तो स्थापना हुई है नगरीय शिक्षा समिति की। और उसके बाद देखिए धारा नंबर 11 और 12 में ग्राम शिक्षा समिति के गठन और ऑर्गेनाइजेशन की जो है बात की गई है। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम लाया गया 1972 में। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम लाया गया 1972 में और धारा नंबर 10 से स्थापना हुई है जिला शिक्षा समिति की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको बताना था कि जिला शिक्षा समिति की स्थापना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हुआ था, तो धारा नंबर 10 के अंतर्गत। और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लाया गया, तो 1972 में। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है? जॉन डीबी ने, गिलफोर्ड ने, क्रूज ने या फिर रॉस द्वारा दिया गया है? आपको उत्तर करना है कि चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। उक्त कथन जो है किसका है? डीबी का है, गिलफोर्ड का है, क्रूज का है या फिर रॉस द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह कथन जो है रॉस ने दिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या फिर बिने साइमन ने? देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन और बिने ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण जो है किया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन में दिया है सामान्य बुद्धि का, बी में दिया है विशिष्ट बुद्धि का, सी में दिया है अभिवृद्धि का और डी में दिया है अभिक्षमता का। आप सभी को उत्तर करना है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है क्या सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या फिर अभिक्षमता का। देखिए आपको लग रहा होगा सामान्य बुद्धि का, लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं होगा। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता के अधिगम को सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? इसको आप सही कर लेंगे, प्रत्याशाओं होगा यहाँ पर। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता को अधिगम को जो है सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का या फिर रॉस का? तो देखिए यह कथन है हरलॉक का। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिक्षा मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है,
रूसो का है, फ्रायड का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है। शिक्षा मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, यह कथन है प्लेटो का। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा है, परिभाषाओं से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो या फिर यूपी टेट की परीक्षा हो। पिछली बार जो है सुपर टेट की परीक्षा में लगभग 2 से 3 परिभाषाएं पूछी गई थी और यूपी टेट में तो हमेशा परिभाषाएं पूछी ही जाती हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। निम्न में से शिक्षण के बोध स्तर का अंतिम चरण कौन सा है? यह प्रश्न भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण के बोध स्तर का अंतिम चरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है अभिव्यक्तिकरण, बी में दिया है संगठन, सी में दिया है समावेशन और डी में दिया है प्रस्तुतिकरण। देखिए बोध स्तर को दिया है मॉरिसन ने। बोध स्तर में कुल 5 चरण हैं और देखिए सबसे पहले आता है खोज, उसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण, फिर समावेशन, फिर जो है संगठन और उसके बाद लास्ट में आता है अभिव्यक्तिकरण। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बोध स्तर का अंतिम चरण है अभिव्यक्तिकरण। देखिए यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही आपकी परीक्षा में पूछेगा। बोध स्तर दिया है मॉरिसन ने जिसमें 5 चरण हैं। पहला चरण है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है समावेशन, चौथा है संगठन और पांचवा और अंतिम है अभिव्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के 4 चरणों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है पूर्व व्यवहार, बी में दिया है अनुदेशात्मक उद्देश्य, सी में दिया है प्रस्तावना और डी में दिया है निष्पादन मूल्यांकन। देखिए रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जिसमें 4 चरण आते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा चरण है जो रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में नहीं आता है। क्या पूर्व व्यवहार नहीं आता है, या फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य नहीं आता, प्रस्तावना नहीं आता, या फिर निष्पादन मूल्यांकन नहीं आता। तो देखिए रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जो 4 चरण हैं पहले वह आप जान लीजिए। पहला देखिए है अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा है पूर्व व्यवहार और तीसरे नंबर पर देखिए आता है शिक्षण। जबकि चौथे नंबर पर आता है निष्पादन मूल्यांकन। तो ये 4 चरण हैं रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में। पहला अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा पूर्व व्यवहार, तीसरा देखिए शिक्षण और चौथा निष्पादन मूल्यांकन। तो कौन जो है रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में नहीं आता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना जो है रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में नहीं आता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन में दिया है प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में या फिर आगरा में। आपको उत्तर करना है कि राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, जिसे आप शॉर्ट में SIET बोलते हैं। आप सभी उत्तर करिए कि राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी ऑप्शन में दिया है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी ऑप्शन में दिया है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और डी में दिया है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन।
देखिए डी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो है क्या अर्थ है, तो देखिए इसका सही अर्थ होगा छात्रों की प्रगति का आकलन। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बी भी उत्तर हमारा नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इन 16 क्वेश्चन में जो है कितना सही किया यह भी आप लोग अपना स्कोर ज़रूर भेजें। और देखिए जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप सभी अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। देखिए हमने आपको बताया कि यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको शिक्षक भर्ती के महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेस को प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अन्य संस्थानों की बात करें जहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है, जहाँ पर आपको विभिन्न भर्तियों की तैयारी देखने को मिलेगी, लेकिन यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर आपको सिर्फ शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। तो देखिए आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।